हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने एक थ्योरम करी थी। वो ये थ्योरम थी कि यदि अनुक्रम n है वो आपके पास अभिसारी अनुक्रम है तो उसकी सीमा कैसी होगी? अद्वितीय होगी। ऐसे अपन ने प्रूव कर दिया था। अब उसके अगले वाली थ्योरम प्रूव करते हैं कि अनुक्रम के अभिसरण के लिए जो आवश्यक और पर्याप्त जो शर्त है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि एक अनुक्रम को अभिसरित होने के लिए आवश्यक और पर्याप्त शर्त यह है कि अनुक्रम कैसी हो? बाउंडेड हो और यूनिक लिमिट पॉइंट को रखती हो। यूनिक उसका क्या होना चाहिए? लिमिट पॉइंट होना चाहिए। मतलब आपको अभिसारी अनुक्रम सिद्ध करना है तो अभिसारी अनुक्रम सिद्ध करने के लिए आपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि एक अनुक्रम परिबद्ध होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए? उसका अद्वितीय सीमा बिंदु होना चाहिए। ठीक है। आवश्यक और पर्याप्त शर्त दोनों है, तो आवश्यक और पर्याप्त शर्त जब दोनों होते हैं तब इस थ्योरम को दोनों तरफ से प्रूफ करना होता है। सबसे पहले अपन ये मानेंगे कि माना अनुक्रम xn है वो l को क्या करती है? अभिसरित होती है। तब अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि अनुक्रम एक तो बाउंडेड होगी और उसका अद्वितीय सीमा बिंदु l होगा। ठीक है। ये प्रूव करने के बाद में जब इसमें कन्वर्स की बात आएगी तो कन्वर्स में अपन ये प्रूव करके दिखाएंगे कि अनुक्रम xn कैसी है? बाउंडेड और अद्वितीय सीमा बिंदु है तो वो अनुक्रम कैसी होगी? अभिसारी अनुक्रम होगी। अब देखो, जब अपन एक साइड प्रूव करते हैं, जब ऐसे प्रूव करेंगे कि अनुक्रम को परिबद्ध और अनुक्रम का अद्वितीय सीमा बिंदु बताएंगे तो ये दोनों चीज है ना, ये दोनों चीज अब मैंने प्रूव कर ली। ये दोनों चीज अनुक्रम बाउंडेड प्रूव करा था ना, याद है क्या? ये हमने सबसे पहले एक थ्योरम करी थी कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है। वो आपको पूरी लिखनी है। लिखी करी थी ना वो भी, वही मैं आपको यहाँ पे लिखाने वाला हूँ दोबारा से। वही आपको लिखना है, वही मैं यहाँ लिखवाने वाला हूँ। तो प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है तो वो थ्योरम अपन पूरी लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट लिखते हैं अद्वितीय सीमा बिंदु है, तो उसकी अद्वितीय सीमा देखी थी ना हमने लास्ट वाले लेक्चर में। अपने अद्वितीय सीमा वाला अपन ने पूरा किया था। उस थ्योरम को मैं दोबारा पूरा लिखने वाला हूँ। बस इसमें आपको प्रूफ करने की जरूरत है, तो इसका विलोम जो है ना, मतलब पर्याप्त जो शर्त है ना, उसको प्रूफ करने की जरूरत है। अब जब मैं अनुक्रम परिबद्ध वाली कंडीशन लिखाऊंगा ना तब इसको मैं ज्यादा में समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने इस थ्योरम को अच्छे से आपको समझा दिया कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है ना। उसी थ्योरम को मैं वापस लिखने वाला हूँ। ठीक है। तो आप भी देख कर वहां से लिख सकते हो डायरेक्ट, और मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो आपको बार बार में पेज पीछे पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? प्रतिबंध आवश्यक है उसको प्रूव करते हैं। समझ में आ गया ना कि क्या लिखना है? यदि ऑफलाइन क्लासेज होती ना तो मैं इस थ्योरम को विलोम वाला पार्ट है ना वो ही प्रूफ करवाता, लेकिन अब ये ऑनलाइन क्लासेज है तो आप लिख पाओ या ना लिख पाओ तो मैं को आपको लिखवाना पड़ेगा, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। प्रतिबंध आवश्यक है उसको लिखाते हैं पहले। माना अनुक्रम xn है जो l को विस्तृत होती है, l को विस्तृत होती है, तब सिद्ध करना है कि, तब अपने को दो चीजें सिद्ध करनी है। तब सिद्ध करना है कि अनुक्रम xn क्या होगी? बाउंडेड होगी। बाउंडेड की मैंने आपको थ्योरम करवा रखी है, वो की वही थ्योरम मैं लिखवाने वाला हूँ दोबारा से। सेकंड पॉइंट था कि अनुक्रम xn की जो अद्वितीय सीमा बिंदु l है। इसकी भी थ्योरम आपको करवा दिए लास्ट लेक्चर में, वो कि वो ही अपन लिखने वाले। ठीक है। ये अपने को प्रूफ करना है। तो अपन पहला पॉइंट प्रूफ करते हैं कि अनुक्रम xn है वो क्या है आपके पास? परिबद्ध है। ठीक है। चूंकि देखो पहला पॉइंट सिद्ध करते हैं अपन। चूंकि अनुक्रम xn, चूंकि अनुक्रम xn क्या है? अभिसारी अनुक्रम है। अभिसारी अनुक्रम है।
तथा अनुक्रम एक्स एन एल को विसृत होती है। एल को विसृत होती है क्योंकि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास एल हो जाएगा। ठीक है, ये कैसी राशि होती है, परिमित राशि होती है। अब अपन यहाँ पे अभिसारी अनुक्रम की क्या लगाएंगे, परिभाषा लगाएंगे। अभिसारी अनुक्रम की क्या परिभाषा होती है, तब प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन, विद्यमान होगा ताकि एक्स एन और एल का जो डिफरेंस है वो लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नॉट। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, अनुक्रम एक्स एन अभिसारी अनुक्रम है, इसलिए किसी को कन्वर्ज करेगा तो एल को अभिसत करेगा, तो एल को अभिसत करते हुए क्या हो जाएगा कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू एल। फिर हम क्या करेंगे, अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा लगाएंगे, तब प्रत्येक एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट एक्स एन माइनस एल का जो डिफरेंस हो जाएगा वो लेस देन किससे हो जाएगा, एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा, फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नॉट के लिए। ठीक है, अब अपने को ये सिद्ध करना है कि अनुक्रम एक्स एन कैसी है, बाउंडेड सीक्वेंस है। और बाउंडेड सीक्वेंस के लिए मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि बाउंडेड सीक्वेंस को जब भी प्रूव करना हो तो अपन उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करते हैं, लेस देन के दिखा देते हैं। ये वाली कंडीशन अपन प्रूव कर देते हैं बाउंडेड के लिए। वही सेम लिखवाया था ना आपको ये थ्योरम, वैसे ही है फॉर्म। आपको मैंने जो थ्योरम करवाई थी आप देख भी सकते हो कि जो प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है ना, वो की वही थ्योरम मैंने सेम टू सेम लिखी है। ठीक है, वही लिख रहा हूँ सेम टू सेम। आप ही मत सोचना कि सर आप अलग लिख रहे हो, अलग नहीं लिख रहे हो। आपको प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होती है ना, उस थ्योरम को चिपकाना है, मतलब पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे चिपकाना है कि जो उसकी आगे वाली थ्योरम करवाई थी ना वो लिखनी है। ठीक है, तो ज्यादा समझाने की जरूरत आपको है नहीं क्योंकि थ्योरम मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ। अब सिद्ध करना है कि अब सिद्ध करना है कि अनुक्रम एक्सएन कैसी है, परिबद्ध अनुक्रम है। अब इसको लेकर चलेंगे अपन। इसमें अपन क्या करेंगे, एल जोड़ देंगे और एल ही क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, वही सेम का सेम लिख रहे हैं ना। अब इसमें ट्रायंगल इनक्वलिटी लगा देंगे। इसको अलग अलग करेंगे। मोड ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, मोड ऑफ ए प्लस मोड ऑफ बी के इक्वल। तो ये देखो लेस देन एंड इक्वल टू हो जाएगा एक्स एन माइनस एल प्लस मोड ऑफ एल। अब देखो यहाँ पे एक्स एन माइनस एल है वो लेस देन एप्सिलॉन है, और यहाँ पे क्या है, इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा अपने पास एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ एल। अब अपन क्या लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, के को अपन क्या मानेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे ना, उसमें x1 x2 x3 और एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ एल का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, माना। वही देख रहे हैं, ये थ्योरम वही है सेम टू सेम, बस मैं लिख रहा हूँ देख देख के। x1 x2 x3 एप्सिलॉन प्लस मोड ऑफ एल का ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन इसको।
तब मोड ऑफ एक्स एन क्या हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू फॉर एवरी एन के लिए। तो यहाँ से हो गई अनुक्रम एक्स एन क्या हो जाएगी, परिबद्ध अनुक्रम। अर्थात प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध हो गया। ये हो गई अपने पास थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट। अब सेकंड वाली मैंने आपको बताई थी, कल ही अगले लास्ट लेक्चर में करवाई थी कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की जो अद्वितीय सीमा बिंदु होता है, अब वो की वो सेम चिपकानी है। बस इस वाली थ्योरम में आपको क्या प्रूव करके दिखाना है, बस इसका विलोम प्रूफ करना होता है। देखो सेकंड पार्ट अपन प्रूफ लिखते हैं। वही आप ऑफलाइन की क्लास में होते ना, तो ऑफलाइन क्लास में आपको मैं ही लिखवाता कि डायरेक्ट कि भाई आप उसका पहले वाले में उसका वो पूरा लिखना है प्रूफ, और दूसरे वाले में प्रूफ करना है। मैं ये प्रूफ करवाता ही नहीं, लेकिन ऑनलाइन की क्लास में तो आप लिखोगे नहीं लिखोगे, आपको समझ में आए नहीं गए नहीं आए क्या लिखना है, इसलिए मैं लिखा देता हूँ। अनुक्रम अक्ष है, अभी सारी अनुक्रम है, तब इसको इस परिमेय को विरोधाभास विधि से सिद्ध करेंगे। यदि संभव है तो माना ऊंचाई और ईटा है। ऊंचाई और ईटा दोनों इक्वल नहीं है, तब देयर एग्जिस्ट के इज ग्रेटर देन 0, ताकि जाई माइनस ईटा का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, के से ग्रेटर देन। इसको कहेंगे समीकरण संख्या 1। ठीक है, अब देखो आगे। जब अनुक्रम अक्षांश की सीमा जाई है, जाई हो तब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू जाई। अब लगा दो यहाँ पे डेफिनेशन। तो प्रत्येक एप्सिलॉन इक्वल टू k बाई 2 ग्रेटर देन 0 के लिए n1 बिलोंग्स टू n विद्यमान होगा, ताकि एक्स एन माइनस जाई का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या हो जाएगा, k बाई 2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन n1 के लिए। ये समीकरण हो गई अपने पास।
तो ठीक है, पुनः ये प्रूफ करवाया हुआ है लास्ट लेक्चर में, इसलिए मैं आपको ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ उसको। पुनः माना अनुक्रमक साइन की जो सीमा है वो क्या है, ईटा है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू ईटा, तब प्रत्येक एप्सिलॉन इक्वल टू के लिए n2 बिलोंग्स टू n विद्यमान होगा, ताकि एक्स एन माइनस ईटा का जो डिफरेंस है वो लेस देन क्या हो जाएगा, k/2 फॉर एवरी n ग्रेटर देन n2 के लिए। ये होगी समीकरण संख्या 3। माना n0 को मैंने क्या मान लिया, मैक्सिमम वैल्यू n1 और n2, तब समीकरण 2 है 3 से एक्स एन माइनस जाई लेस देन k/2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n0, तथा एक्स एन माइनस ईटा लेस देन k/2 फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n0। अब अपन क्या करेंगे, जाई माइनस ईटा को लेकर चलेंगे और इसको लेस देन k दिखा देंगे। एक्स एन जोड़ देंगे और एक्स एन घटा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अपने पास क्या, एक्स एन माइनस ईटा और माइनस एक्स एन माइनस जाई, तो ये हो जाएगा लेस देन, जब अपन करेंगे इसको अलग अलग, प्लस एक्स एन माइनस जाई, ये हो जाएगा लेस देन k/2 प्लस k/2, ये हो जाएगा लेस देन k, लेस देन k। लेस देन k फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन n0 के, ये हो गया अपने पास, ठीक है, जो कि समीकरण 1 का विरोधाभास है। पूर्व मान्यता गलत है, गलत है, जाई इक्वल टू ईटा, अर्थात अनुक्रमक सैन अभिसारी अनुक्रम है, तो इसकी सीमा अद्वितीय होगी। इतना तो अपन ने पहले ही कर लिया था, ठीक है। अब अपने पास है एक पार्ट विलोम का, वो समझने वाला है। इतना तो मैंने आपको करवा दिया, विलोम कन्वर्सली। अब अपने को ये मान कर चलना है कि एक अनुक्रमक सैन अभिसारी अनुक्रम है, ठीक है, और इसकी अनुक्रमक सैन मानना है एक परिबद्ध अनुक्रम है,
और इसके अद्वितीय सीमा बिंदु है, तब अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि अनुक्रमक n क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। तो अभिसारी अनुक्रम को सिद्ध करने के लिए अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि वो L को कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो देखो देखो प्रूव करते हैं अपन। माना अनुक्रम xn परिबद्ध है, परिबद्ध है तथा अनुक्रम xn की अद्वितीय सीमा L है। L है, तब सिद्ध करना है कि ये अनुक्रम xn अभिसारी अनुक्रम है। और आपको पता है कि अभिसारी अनुक्रम है और ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। अनुक्रम xn परिबद्ध भी है और उसके अद्वितीय सीमा बिंदु भी है, और अपने को ये सिद्ध करना है कि अभिसारी अनुक्रम है या L को अभिसरित होगा, L को अभिसरित होगा। अर्थात अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn किसके इक्वल होगा, L को। ये कन्वर्जेंट की डेफिनेशन होगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn L को कन्वर्ज होगी। अब देखो समझना, चूंकि L अनुक्रम xn की सीमा होगी तब, अब देखो अपने पास इसकी सीमा कितनी दे रखी है, L दे रखी है। तो चूंकि L अनुक्रम xn की क्या है, सीमा है, सीमा होगी तब होगी तब L के प्रतिवेश में, तब L के प्रतिवेश में अनुक्रम xn के अनंत पद विद्यमान होंगे, अनुक्रम xn के अनंत पद विद्यमान होंगे। अनंत पद विद्यमान होंगे, अर्थात xn बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन, अनंत n बिलोंग्स टू n के लिए। ठीक है, मतलब इसमें अपने पास क्या माना था कि अनुक्रम xn की अद्वितीय सीमा L मानी थी। अब L इसकी यदि सीमा है तो L के प्रतिवेश में अनुक्रम के क्या होंगे, अनंत पद विद्यमान होंगे। लेकिन लेकिन कुछ मान ऐसे होते हैं जो अपने पास विद्यमान नहीं होंगे, लेकिन n बिलोंग्स टू n के लिए, n के कुछ मानों के लिए xn लेकिन n के कुछ मानों के लिए xn बिलोंग्स टू L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन। माना माना n की ऐसी अपवादी मानों का उच्चतम मान
मानों का उच्चतम मान एन नोट है, अर्थात एक्स एन डज नॉट बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेट लेस देन एंड इक्वल टू एन नोट के लिए। एक्स एन बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नोट के लिए। ये देखो ये लेस देन नॉट इक्वल टू आएगा यहाँ पे, यहाँ से हो जाएगा अपने पास एक्स एन माइनस एल है वो लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन एन नोट। अतः एक बार इस थ्योरम का विलोम जो है वो दोबारा बताऊंगा मैं अभी एग्जांपल से। एक्स एन इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा अनुक्रम एक्स एन एल को विसरित होता है। अब देखो इसको एग्जांपल से बताता हूँ मैं आपको, तब आपको क्लियर हो जाएगी चीजें। देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, लिमिट ये सॉरी एक्स एन है वो मैंने लिया 1/n, ठीक है। अब इसकी लिमिट अपने को पता है क्या होगी, लिमिट क्या हो जाएगी बताओ इसकी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा 0। इसकी लिमिट हो गई 0। अपने को पता है इसकी लिमिट क्या होगी 0, मैंने इस एग्जांपल को बताया भी था आपको 0। इसका जब मैं नेबरहुड लूंगा था इसका हो जाएगा माइनस का 1/10 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का 1/10। यदि इस सीक्वेंस के अपन टर्म देखें तो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, डैश 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 1/10 आ जाएगा, 1/11 आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा, डैश 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 1/100 1 देखो ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 0 इसका लिमिट पॉइंट होता है। अब अपने पास ए नोट की वैल्यू क्या है, इसमें ए नोट की वैल्यू अपने पास है 10। 10 के बाद वाले सारे पद इसमें आ जाएंगे ना, क्या आएंगे कि नहीं आएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसकी सीमा है वो आपके पास 0 होगी। 0 कब होगी, जब 0 का प्रतिवेश लेंगे और उस 0 के प्रतिवेश में अनुक्रम के कितने पद आने चाहिए, अनंत पद विद्यमान आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। तभी तो अपन कहेंगे कि उसकी लिमिट क्या होगी अपने पास 0 होगी, अनुक्रम के अनंत पद विद्यमान होने चाहिए। लेकिन एक बात बताओ कि ये जो ए नोट का मान है वो 10 है और 10 से पहले वाले पद ये वाले पद है वो इसमें आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे ना भाई। एन का ए नोट का मान जो है वो 10 है, इस ए नोट के मान 10 है, 10 से पहले वाले सारे पद है वो इसके अंदर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। अब इस थ्योरम का देखो पार्ट देखो, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूं आपको। सबसे पहले मैंने मान लिया कि अनुक्रम एक्स एन क्या है, बाउंडेड है और उसकी सीमा जो है वो अपने पास क्या है, अद्वितीय सीमा है। कैसी सीमा है अपने पास, अद्वितीय सीमा है। और अपने को ये सिद्ध करना है कि अनुक्रम एक्स एन क्या होगी, अभिसारी होगी। और अभिसारी अनुक्रम सिद्ध करने के लिए अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। अब इसकी अद्वितीय सीमा बिंदु है तो चूंकि एल है वो अनुक्रम की सीमा है, तो एल यदि उसकी सीमा उस अनुक्रम की सीमा है तो एल के प्रतिवेश में अनुक्रम के कितने पद विद्यमान होने चाहिए, अनंत पद विद्यमान होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। यदि एल है वो अनुक्रम एक्स एन की क्या है, सीमा है, तब एल के प्रतिवेश में अनुक्रम के कितने पद विद्यमान होने चाहिए, अनंत पद विद्यमान होने चाहिए। तो अनंत पद विद्यमान है तभी तो उसकी एल है वो क्या हुई थी, सीमा हो गई थी। लेकिन एन के कुछ मानों के लिए जो मैंने आपके बताए थे ना, एन नोट का मान 10 बताया था, 10 से पहले वाले पद जो है उसमें अनुक्रम, उसके प्रतिवेश में अनुक्रम के अनंत पद है क्या भाई। उसका जो प्रतिवेश लिया था हमने, प्रतिवेश में एक्स एन के जो अनुक्रम के मान है वो अनुक्रम के जो पद है वो आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे हैं। तो ये मान ये वाला इंपॉर्टेंट है। लेकिन एन बिलोंग्स टू एन के कुछ मानों के लिए एक्स एन है वो डज नॉट बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन। जो हमने एग्जांपल लिया था ए नोट का मान 10 लिया था, 10 से पहले वाले पद
जैसे 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, 1/10 तक ये वाले पद है वो अनुक्रम में विद्यमान थे क्या? ये इसके प्रतिवेश में विद्यमान थे क्या? ये हमने प्रतिवेश लिया था, उस प्रतिवेश में ये पद विद्यमान थे क्या? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/10 ये नहीं थे ना? तो n के कुछ मानों के लिए अक्स n है वो डज नॉट बिलोंग्स टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। l के प्रतिवेश में अनुक्रम के ये वाले पद क्या है? विद्यमान नहीं है। इन सारे मानों को मैंने क्या ले दिया? इन सारे मानों को मैंने एक नाम दे दिया क्या? n नोट। इन सब मानों को मैंने क्या दे दिया? n के ऐसे अपवादी मानों का उच्चतम मान मैंने मान लिया क्या? n नोट है। अर्थात n नोट लेस देन है, मतलब n नोट का मान 10 है ना, तो 10 से पहले वाले पद है, मतलब इस वाले पद के लिए n 10 का मान, जैसे n नोट का मान हमने 10 लिया तो 10 से पहले वाले पद के मान है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन 10 के बाद वाले सारे पद है वो इसमें बिलोंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो जब n का मान लेस देन एंड इक्वल टू n नोट लिया था उसमें अपने पास अनुक्रम है, वो अनुक्रम के पद है वो विद्यमान नहीं कर रहे हैं उसके प्रतिवेश में, जबकि n का मान ग्रेटर देन n नोट के लिए उसके सारे पद है उसमें विद्यमान कर रहे हैं। तो ये दोनों लाइन समझ में आ गई कि आपकी? ये बताओ। इस एग्जांपल से समझ लो वापस। देखो इसमें अपने 1/n लिया था, इसकी लिमिट अपने पास 0 ले ली थी। अब इससे सारे वाले ये वाले पद देखो, ये वाले पद इसके प्रतिवेश में आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। तो ये लाइन देखो यहाँ पे, ये n का मान है वो 10 से कम, 10 से कम वाले पद है वो इसमें नहीं आ रहे हैं, अक्स n में नहीं बिलोंग कर रहे। लेकिन n का मान जैसे n नोट से ग्रेटर देन हुआ, मतलब 10 से बड़ा हुआ, 10 से सारे पद वाले वो किस में आ रहे हैं? इसके अनुक्रम के प्रतिवेश में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? तो ये वाली लाइन यहाँ पे तो डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा और यहाँ पे आ जाएगा बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या हुआ कि अक्स n का मान जो अक्स अनुक्रम का मान है, अनुक्रम के पद है वो किस में आ गए? इसके प्रतिवेश में आ गए। तो इसके प्रतिवेश में आते ही अपने पास ये किसकी डेफिनेशन हो गई? कन्वर्जेंट सीक्वेंस की परिभाषा हो गई। ऐसे अपन इसको प्रूव करेंगे। और ये नहीं समझ में आए तो दोबारा इस वीडियो को देखना। देखो वीडियो को देखोगे तभी समझ में आएगा दोबारा। अब इस चीज को मैं कितनी बार भी बोलूं, लेकिन जब तक आपको खुद नहीं समझोगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएंगे। तो ए नोट का मान जब हमने 10 लिया तो 10 से पहले वाले पद है वो अनुक्रम के जो पद है अपने पास 10 से वो पहले वाले पद है वो उसके प्रतिवेश में नहीं आ रहे हैं, नहीं बिलोंग कर रहे हैं ना। तब हमने यहाँ लिख दिया क्या? कि एक्स एन डज नॉट बिलोंग्स टू एल माइनस एप्सिलॉन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर एवरी एन ग्रेटर देन एन लेस देन एन नोट के लिए। एन का मान 10 है, 10 से कम वाले पद है उसमें इसके प्रतिवेश में नहीं आ रहे हैं, लेकिन 10 का मान जैसे ही आ गया, एन नोट का मान 10 हो गया, 10 के आगे वाले सारे पद है वो इसके प्रतिवेश में आ जाएंगे ना। तो ये हो जाएगा अपने पास सीक्वेंस की डेफिनेशन बन जाएगी। ठीक है, अब अपन अगले लेक्चर में एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू।